हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग CGPSC 2020-21 में सीसेट में लैंग्वेज से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 15-16 या कभी उससे भी ज़्यादा या कभी कम भी पूछे जाते हैं। तो जो वर्ष 2020-21 में हिंदी से जुड़े हुए पूछे गए जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान दें और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले भी हम लोग वर्ष 2020-21 में मैथमेटिक्स का रीजनिंग का जो आया हुआ प्रश्न है उसको भी 4 पार्ट मतलब 4 भाग गणित का, 3 भाग में रीजनिंग का और अपलोड कर चुके हैं। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से उन सभी वीडियो को भी आप वॉच कर लेंगे, देख लेंगे, जिससे आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आगे आने वाले एग्जाम्स के तैयारी उसी पैटर्न के आधार पे कर सकें। जैसे आज ये हम लोग जो हिंदी वाला पढ़ने वाले हैं वर्ष 2020-21 में जो भी 15-16 क्वेश्चन है वो टोटल आज कंप्लीट हो जाएंगे जो हिंदी से लैंग्वेज से संबंधित है। इसके बाद अगले दिन से जो वर्ष 2019-20 में CGPSC में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को हल करेंगे। तो लगातार मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। तो आज जो है वो वर्ष 2020-21 का हिंदी का प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को एक एक तरफ से हल करने वाले हैं, ध्यान देंगे। जिसमें से आज का ये पहला प्रश्न है जो हिंदी का वर्तनी से संबंधित है। बोला है निम्न में से कौन सा शुद्ध है, मतलब शुद्ध रूप क्या है, ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसका। तो निर्जीव, जीव लिखा है, निर्जीव लिखा है, ये निर्जीव, फिर ये भी निर्जीव। अब इसमें ध्यान देंगे पहला वाला का जो हम अभी कौन सा शुद्ध रूप है, तो निर्जीव जो है ऐसे लिखा जाता है, ये लिखने का ही है वर्तनी। तो निर्जीव ऐसे होगा, यानी पहला का जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट वाला का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी निर्जीव होगा, इस प्रकार से लिखा हुआ। और दूसरा है मुख का विलोम शब्द, ध्यान देंगे विलोम बोले, विपरीतार्थक बोले, उल्टा शब्द बोले, सब कुछ एक ही है। मुख का मतलब होता है साइलेंट यानी चुप रहना, और मुख का जो है उल्टा होता है वाचाल, यानी यहाँ 4 ऑप्शन है बाधिर, सुख और नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं, लेकिन होगा क्या वाचाल। वाचाल उसको बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता है, यानी दूसरा का ऑप्शन बी होगा, मुख का उल्टा यानी विपरीत वाचाल होगा, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। मुख का मतलब होता है साइलेंट चुप रहने वाला और वाचाल अधिक बोलने वाला। फिर तीसरा प्रश्न है वह बालक रोता है, वाक्य में वह क्या है, मतलब ये जो वह बालक रोता है सेंटेंस दिया है, वह बालक रोता है। तो ध्यान देंगे हम लोग हिंदी का जो बेसिक है उसमें जानकारी के लिए, हालांकि हम हिंदी का वीडियो अपलोड तो नहीं किए हैं टॉपिक वाइज, लेकिन आगे करेंगे भी उसका भी। तो वह बालक रोता है, जैसे किसी भी संज्ञा बोलते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को, इसमें क्रिया जो वर्ग को करता है विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, और नोटा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है वह संज्ञा के बदले आता है, माने किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु के बदले में आता है। तो संज्ञा के बदले में जो आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो वह जो है वो सर्वनाम है, लेकिन इसमें सर्वनाम का ऑप्शन दिया ही नहीं है, यानी तो इसमें क्या हो जाएगा, नोटा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी वह संज्ञा के बदले में आता है तो सर्वनाम हुआ। मतलब जो शब्द संज्ञा के बदले में आया, संज्ञा की जगह उपस्थित हो जाए उसे सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो यहाँ जो नोटा यानी इनमें से कोई नहीं होगा। अगला यानी तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं। ध्यान देंगे हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज भी देता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नोटा दे दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संस्कृत का जो मूल शब्द होता है ना, जिसका हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको तत्सम बोलते हैं। माने संस्कृत का मूल शब्द जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं
उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं। मतलब जैसा संस्कृत में है और वैसा ही हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, तो उसको तत्सम बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तद्भव वो बोलता है जिसमें मतलब संस्कृत का रूप हो, हम लोग उसको रूपांतरण करके मतलब संस्कृत से उसको हिंदी में कुछ परिवर्तित करके उपयोग करते हैं, उसको तद्भव बोलते हैं। और देशज देश की भाषा से लिया गया शब्द, परंतु यहाँ पे तत्सम होगा संस्कृत भाषा का शब्द। अगला है पांचवा, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं या क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, इनमें से 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से सकर्मक देखेंगे, क्रिया का 2 साधारणतः रूप है, भेद होता है, इसके अलावा भी है, एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। सकर्मक में होता है कर्म की प्रधानता, यानी क्रिया के साथ साथ कर्म का भी होना जरूरी है। जैसे बबीता रोटी खा रही है, तो ये खाना क्रिया है और ये क्या हो गया कर्म, यानी यहाँ रोटी जो है वो कर्म, क्या खा रहा है इसका आवाज मिला, मैंने जवाब मिला, तो यहाँ पे आपसे रोटी जो हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा। वह रो रहा है, इसमें सिर्फ क्रिया है, कर्म है ही नहीं। राम मनन करना, चिंतन करना ये भी क्रिया है, नाचना ये भी क्रिया है, तो कर्म सिर्फ इसमें है, यानी बबीता रोटी खा रही है, सकर्मक क्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बबीता रोटी खा रही है, बबीता रोटी खा रही है, ये क्या होगा सकर्मक क्रिया होगा, बबीता रोटी खा रही है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देंगे, नेक्स्ट प्रश्न है और 5, ये वर्तनी यानी वर्तनी बोल रहे सॉरी, इसमें वर्ण यानी शब्द से संबंधित जो टॉपिक आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, उच्चारण स्थान से संबंधित, उससे जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से है? ध्यान देंगे, हम लोग जो उच्चारण करते हैं तो ये र जो है वो अंतस्थ में आते हैं, यानी 2-3 मिलकर उच्चारण आता है। ये दंत स बोला जाता है, इसको दंत यानी दांत से आवाज होता है, दांत से आवाज निकलता है, वो स बोला जाता है। ये मूर्धन्य होता है, यानी मूर्धा से आवाज निकलता है, इसको मूर्धा बोलते हैं। मतलब ध्यान देंगे यहाँ पे तीनों स का आप जान लीजिए, ये दंत स, इसको हम लोग दंत स बोलते हैं, यानी दंत इसका उच्चारण स्थान है। ये पेट काटा हुआ वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मूर्धन्य स है, यानी मूर्धन्य से आवाज आता है, जिसको हम लोग मूर्धा बोलते हैं। इसमें ये यानी ये स जिसको सलजम वाला हम लोग बोलते हैं, ये तालब सा है। तालब मतलब तालव, तालु से, या तालु बोलिए या फिर इसी को तालव्य भी बोलते हैं, तो इसी को तालव्य स बोलते हैं। मतलब स का उच्चारण जो है ये तालु से होगा, तालु वाला ये स होगा, यानी तालब स, जिसको डी वाला होगा। मतलब बोलचाल से संबंधित है, जो हम लोग हिंदी में बोलचाल में भी यूज करते हैं। अगला मुहावरा है खेत रहना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शहीद होना, सफल होना, निराश होना, लाभ होना। तो खेत रहना का मुहावरा का अर्थ होता है शहीद होना, मतलब ये मुहावरा है खेत रहना, जिसका अर्थ होता है शहीद होना, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ शहीद होना। अगला है तीसरा प्रश्न, क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्रिया के रूपांतरण को क्या कहा जाता है ये बताना है। मतलब यहाँ पे विशेषण जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा मतलब संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम। वाच्य यानी जो क्रिया का रूपांतरण होता है उसी को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को ऑप्शन नंबर सी वाच्य बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न है से विभक्ति का प्रयोग किन 2 कारक में होता है? मतलब जैसे कर्ता ने, कारक में हम लोग पढ़े कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, तो उसी में संबोधन, संप्रदान ये सब। तो से विभक्ति का प्रयोग माने कहां-कहां से होता है, तो ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे कर्ता का जो विभक्ति है वो ने होता है, कर्म का होता है को, कर्ता ने कर्म को, करण से, करण
चिन्ह से होता है। करण वाला होता है से मतलब साथ के लिए, और अपादान का होता है अलग के लिए। यानी करण और अपादान जो भी ऑप्शन नंबर बी होगा ये हो जाएगा से विभक्ति करण और अपादान के लिए होता है। अब ये संप्रदान भी था ऑप्शन में, तो संप्रदान का हो जाता है के लिए, अधिकरण का हो जाता है में पर, तो करण और अपादान टिक करेंगे। फिर बोलते हैं निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ध्यान देंगे, बात जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, रात भी स्त्रीलिंग शब्द है, आय भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें मेन पुल्लिंग शब्द जो है वो व्यय है, व्यय यानी खर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन व्यय जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। ये फाइनल हो जाएगा व्यय, ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न है अनासक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। ध्यान देंगे यह संधि विच्छेद से है। अनासक्त ये ऐसे है, अनासक्त इसका संधि विच्छेद होगा अन प्लस आसक्त। संधि विच्छेद मतलब अलग अलग करना, तो अन प्लस आसक्त यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। और यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, जहां जो हलंत होगा वो व्यंजन संधि, यानी अन प्लस आसक्त व्यंजन संधि का है अनासक्त, ये ऑप्शन नंबर सी। फिर गृह कलह शब्द का समास विग्रह क्या होगा। गृह कलह का मतलब होता है जैसे हम लोग घर में प्रवेश बोलते हैं, तो गृह का मतलब घर, कलह मतलब होता है प्रवेश करना, यानी गृह में कलह होगा, यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग विग्रह गृह में कलह, यानी घर में शामिल होना। तो बाकी गृह और कलह होगा नहीं, गृह से कलह होगा ही नहीं, गृह के लिए सब बिल्कुल गलत है, गृह में कलह होगा। समास विग्रह यानी समास पद को अलग अलग करना, विग्रह का मतलब होता है, तो इसका होगा गृह में कलह, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला है इस उससे दौड़ा नहीं जाता। उससे दौड़ा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। ध्यान देंगे, वाच्य यानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है, परंतु इसमें बोला है उससे दौड़ा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है। तो देखिए दौड़ा नहीं जाता यानी दौड़ना एक प्रकार का क्रिया जरूर है, लेकिन वो भाव को बता रहा है ना, कि उसकी स्थिति इस प्रकार का है कि वो दौड़ नहीं पा रहा है, यानी भाववाच्य में होगा। उससे दौड़ा नहीं जाता वो भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। अगला है 9 वर्ष मंगलमय हो, किस तरह का वाक्य हो। 9 वर्ष मंगलमय हो मतलब ये जो वाक्य है 4 ऑप्शन है, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो इसमें जो है हम लोग इच्छा व्यक्त करते हैं किसी को भी, जिनकी आपकी जो आने वाला वर्ष हो वो मंगलमय हो, या कहीं कोई जाता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये हम लोग की इच्छा से संबंधित है, तो इसलिए ये इच्छावाचक। संकेत होता है जो इशारे से संबंधित बताते हैं, आज्ञा ऑर्डर से संबंधित, और विधान जो नियम कानून से संबंधित हो। परंतु 9 वर्ष मंगलमय हो हम लोग किसी को विश करते हैं, यानी ये इच्छावाचक में आएगा। फिर ओहर क्या है, ये शब्द भी पूछा गया था, अंतिम है आज का। इसके बाद हिंदी का नहीं मतलब ओहर क्या है, तो ओहर देखिए एक प्रकार का संज्ञा शब्द है। ओहर ओहर संज्ञा शब्द है, सर्वनाम क्रिया विशेषण में नहीं आता है। ओहर है जरूर संज्ञा शब्द, और इस संज्ञा शब्द यानी ओहर का अर्थ होता है वैसा कपड़ा जो मान के चलिए मैंने किसी वस्तु को ढकने के लिए या किसी वस्तु के ऊपर रखते हैं, जैसे टेबल हो गया या सोफा हो गया, या रथ, जनरली जो रथ राजा महाराजा वगैरह बैठते थे तो उनके लिए जो रथ वगैरह होता था उसको जो कपड़े से ढका जाता था उसी को ओहर बोला जाता था। तो ओहर जो है मतलब एक संज्ञा शब्द की श्रेणी में आता है। ओहर एक संज्ञा से जुड़ा हुआ शब्द है जो कपड़ा से संबंधित, यानी ओहर एक प्रकार का कपड़ा ही समझेंगे, एक प्रकार का ये कपड़ा हो गया जो किसी वस्तु को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ये आज के भाग में इतने ही 15 क्वेश्चन है जो हिंदी में कुछ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से भी पूछा था, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए जो पार्ट आपको अवेलेबल जो मेरे नॉलेज में वो सब आपको कराया जा रहा है।
तो मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स के साथ आप लगातार जुड़े रहें। आपको ऐसे ही वीडियो अवेलेबल कराते चलेंगे हम। अगले दिन वर्ष 2019-20 में CGPSC का जो सीसेट का जो क्वेश्चन पूछा गया मैथमेटिक्स का, उसका भाग से शुरू करेंगे। उसमें भी पहले मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, फिर उसके बाद फिर से हिंदी का भाग पढ़ाएंगे सीसेट से जो पूछा गया है 2019-20 में। तब तक 2020-21 में जो जुड़ा हुआ आया हुआ प्रश्न है उन सभी भाग को आप अच्छे से ध्यान से देखते रहें, जिससे आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहतर तैयारी हो सके। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।